हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43। साइंस की वर्कशीट है 9th क्लास की। यह बल तथा गति के नियम वाले चैप्टर से है और ये रिवीजन है जो अब तक वर्कशीट में हम कर चुके हैं उसका। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्या है इसमें? बल। बल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो एक सिंपल लैंग्वेज में हम बल को बता सकते हैं वो है खींचना या धक्का देना। क्योंकि हम जब भी किसी वस्तु को उसकी जगह से हटाना चाहेंगे, हिलाना चाहेंगे या उठाना चाहेंगे तो क्या ज़रूरी है? या तो हम उसको खींचेंगे या हम उसको धक्का देंगे। चाहे वो किसी टेबल पे रखी हुई किताब है, पेन है, या फिर कोई कोई दरवाज़ा है, या फिर कोई भी वस्तु है जिसको आप हिलाना चाहते हैं, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं खींचना या धक्का देने के उससे। ठीक है। अब है संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है? जिसका परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। जैसे यहाँ पे है, ये दोनों इंसान क्या है, पंजे लड़ा रहे हैं और दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका जो परिणामी बल है वो शून्य है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे अगर बल एक तरफ से लग रहा है 50 न्यूटन, ये कोई वस्तु है, इसको यहाँ से कोई खिसका रहा है 50 न्यूटन बल लगाकर, और दूसरा इंसान यहाँ से खिसका रहा है 50 न्यूटन ही बल लगाकर, तो क्या है, ये वस्तु किधर भी नहीं खिसकेगी, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। और क्या है, जो परिणामी फोर्स होगा, परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा। तो ये वस्तु ऐसी वाली कंडीशन में कहीं भी नहीं हिलेगी, वहीं की वहीं रहेगी। दूसरा है असंतुलित असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जो दोनों तरफ से अलग अलग लगेगा। जैसे यहाँ पे एक तरफ से 50 न्यूटन लग रहा है, तो मान लो दूसरी तरफ से कितना लगेगा, 100 न्यूटन का बल, यहाँ से जो कोई लगा रहा है वो। ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होगा, जो इसकी दिशा होगी बल्कि, वो किधर की साइड होगी, जहाँ से ज़्यादा बल लग रहा है। तो ये वाली वस्तु इधर की साइड खिसकेगी, क्योंकि ये वाला इंसान ज़्यादा बल लगा रहा है 100 न्यूटन का और ये 50 न्यूटन का। ठीक है। तो ये कैसा होता है? असंतुलित बल। और कोई भी वस्तु को जो हिलाने के लिए, किसी भी वस्तु को उसकी जगह से हटाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? असंतुलित बल। क्योंकि अगर संतुलित बल होगा तो उसका जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा और वो वस्तु किधर भी नहीं हिलेगी। इसलिए जब किसी वस्तु को हिलाना होता है तो क्या ज़रूरी होता है? असंतुलित बल ज़रूरी होता है उसके लिए। और उसकी क्या होनी चाहिए? शून्य से ज़्यादा होनी चाहिए जो उसकी माप है वो। अब है यह है इसका मात्रक बल का। यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है। ये बल का मात्रक है। न्यूटन इसका एसआई मात्रक है। ठीक है। तो 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? अगर 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिसका जिसका भार कितना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, भार भी आप बोल सकते हो। ठीक है, समझने के लिए। तो उसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम उसका वजन है। तो उसको हटाने के लिए, हिलाने के लिए कितना जो बल है, उसको कितना एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण दिया जा रहा है, कितना उसको हिलाया जा रहा है, मतलब दूर चलाया जा रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो होगा वो जो फोर्स होगा, जो बल होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। अब है बल तथा गति के नियम। पहला है, अब है न्यूटन के गति के नियम। इसमें है गति का पहला नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है? ये है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय अवस्था में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो कोई भी वस्तु होगी वो क्या है, या तो वो चलती रहेगी या फिर वो अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी, एक तो बाहरी और ऊपर से दूसरा क्या, असमान बल होता है जो। ठीक है। बाहरी और जो असमान बल होता है वो होना जरूरी है, असंतुलित वाला। ठीक है। बाहरी बल और दूसरा असंतुलित, क्योंकि संतुलित होगा तो फिर वही कंडीशन, वो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वस्तु पे, वो तो फिर भी नहीं हिलेगी अगर रुकी हुई है तो इसलिए क्या जरूरी है? एक तो बाहरी बल, और वो भी कैसा? असंतुलित बल। अब है यहाँ पे जड़त्व और द्रव्यमान, दो चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जड़त्व की माप है क्या? द्रव्यमान। क्योंकि जिस वस्तु में द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। अब जड़त्व क्या है? जड़त्व वह अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण है। जैसे हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई बहुत ही
उसका हम कंफर्ट जोन मान सकते हैं। जैसे कोई आलसी इंसान है, वो चाहेगा कि मैं आलसी ही रहूं और मैं पड़ा रहूं, बस मुझे कुछ काम ना करना पड़े। लेकिन उधर ही जो एक्टिव होगा, जैसे बच्चे हैं, उनको लगता है कि हमें कोई बैठने को ना बोले, हम बस खेलते रहें, दौड़ते रहें और चलते रहें। तो ये क्या है, कंफर्ट जोन है। बच्चों को अच्छा लगता है खेलना चलना, एक आलसी इंसान को अच्छा लगता है पड़े रहना, कुछ ना करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये जड़त्व है कि जो वस्तु रुकी हुई है वो चाहेगी जड़त्व के कारण कि मैं रुकी रहूं, मैं चलूं ना। ठीक है, तो अगर उसको चलाने की भी कोशिश करेंगे तो जो जड़त्व है वो उसका विरोध करता है, वो कोशिश करेगा कि वो बस वस्तु ना चले। तो ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सीट बेल्ट लगाई हुई है, एक ड्राइवर है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो जब गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगते हैं तो शरीर आगे की तरफ झुकता है, या फिर वैसे भी आप बस में जा रहे होते हो, गाड़ी में जा रहे होते हो या बाइक पे जा रहे होते हो, तो अगर एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो आगे की साइड शरीर गिरता है, और कभी कभी तो तेज ब्रेक लगते हैं तो आगे की साइड इंसान गिर ही पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वस्तु है जो चल रही है वो तो रोक दी एकदम से, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो शरीर था वो भी कौन सी में था, वो भी गति में था। लेकिन हमारा शरीर क्या चाहता है कि वो गति में ही बना रहे, तो इसलिए वो वस्तु तो रुक गई, लेकिन हमारा शरीर आगे की साइड गिर गया क्योंकि वो अभी भी गति कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या था इसका, जो जो वस्तु रुकी हुई होती है, जैसे पिछली वाली वर्कशीट में था कि जैसे बहुत सारी गोटियां रखी हुई हैं, ये कैरम है और इतनी सारी यहाँ पे ये इसकी गोटी रखी हुई हैं, और स्ट्राइकर है, उससे जब स्ट्राइक करते हैं बहुत तेज तो जो नीचे वाली होती है वो तो निकल जाती है, और ये बाकी सारी या तो पास में गिरती हैं या वहीं की वहीं ऐसे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे वाली तो निकल गई और ये कैसी हैं, ये रेस्ट में ही रहना चाहती हैं, इसलिए ये वहीं की वहीं रुक जाती हैं। ठीक है, तो अब है गति का दूसरा नियम। यह है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो ये क्या है, संवेग है जो P है वो कैसा होगा, बल के समानुपाती होता है। अगर सॉरी ये F है, बल के समानुपाती होता है। तो अगर जो संवेग है वो ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि संवेग क्या है। ठीक है, तो संवेग क्या है, कुछ भी नहीं है, नाम से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये क्या है, किसी भी वस्तु के अंदर जो गति होती है, गति की माप होती है। जैसे कि कोई इंसान बहुत तेज भाग रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा संवेग है, कोई धीरे से भाग रहा है उसके अंदर बहुत कम संवेग है। अब हम इसको देख सकते हैं ऐसे कि जैसे टेबल टेनिस का जो गेम है उसमें ऐसे बीच में डिवाइडर होता है और यहाँ पे दो प्लेयर खड़े होते हैं और बॉल रैकेट होता है उनके हाथ में, दोनों के हाथ में। ठीक है, और एक छोटी सी बॉल होती है, वो बाउंस करके इधर से उधर ऐसे जा रही होती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर वो बॉल है जो वो हिट करती है प्लेयर को तो उससे ज़्यादा उसको चोट नहीं लगेगी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अगर जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्रिकेट की जो बॉल है, बैट्समैन ने जैसे ही बॉल को हिट किया और वो किसी प्लेयर के लगती है जो फील्डिंग कर रहा है या जो बॉलिंग कर रहा है, तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्रिकेट वाली बॉल है, एक तो वो कैसी है, उसका मास भी ज़्यादा है, कठोर है, वो बिल्कुल सॉलिड होती है ना, और दूसरा उसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है वो ज़्यादा है। संवेग अभी बताया ना, जितनी गति जिस चीज़ के अंदर होती है, तो वो गति, इतनी तेज गति के साथ वो बॉल आती है कि वो जब हिट करती है किसी को तो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। तो इससे पता चलता है कि संवेग जिसके अंदर ज़्यादा है उससे फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगा। बताया ना कि फोर्स क्या है, संवेग और फोर्स क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। ये बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब होता है अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर उसमें संवेग ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या, फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, बल भी उसमें ज़्यादा लगेगा, चोट भी वो ज़्यादा पहुंचाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब है गति का तीसरा नियम। ये क्या है, जब एक वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कोई बंदूक चला रहा होता है तो बंदूक से जो गोली निकलती है, ठीक है, बंदूक से जो गोली निकलती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में निकलती है। तो एक जो बल लगाया जाता है किस पर, गोली पर बल लगाया जाता है, जो बुलेट होती है उसकी। ठीक है, तो जो
वो इसने फोर्स के साथ आगे निकलती है, लेकिन क्या होता है, वो जो बंदूक है वो पीछे भी हिट करती है। तो जितना बल आगे की साइड, जितना क्रिया हुई है उतनी ही प्रतिक्रिया भी होती है, उसकी पीछे की साइड भी बल लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। जैसे हम चलते हैं रोड पे, तो हम कैसे चल पाते हैं, जैसे हम अपने पैर से जमीन पे बल लगा रहे हैं, तो जमीन भी क्या करती है, हमारे पीछे की साइड पैर पे बल लगाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम चलने में समर्थ हो पाते हैं। अगर वो बल नहीं लगेगा, घर्षण बल होता है जो, अगर घर्षण बल नहीं लगेगा हमारे पैरों पर, तो हम क्या, चल नहीं पाएंगे। जैसे बहुत स्लिपरी होती है अगर कोई सरफेस, ऑयल बिखरा होता है या कुछ ऐसा होता है, तो हम वहाँ नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अपोजिट वाला जो बल लगने वाला होता है, घर्षण बल, वो नहीं लगता, इसलिए हम नहीं चल पाते वहाँ पे। अब है यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा ना तो क्रिएट की जा सकती है, बनाई जा सकती है, ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही संवेग का है, जितना टकराने से पहले होगा, जितना किसी भी मूवमेंट से पहले होगा, उतना ही बाद में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि इसका है M1 और MA और MB हैं, जो ये दो बॉल ली हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनमें जो इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जो वेग है वो ये है UA और UB। तो जब ये टकराते समय है, ठीक है, टकराने के बाद वाली कंडीशन क्या है, टकराने के बाद भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, वही ये है MA और ये है MB, और बस क्या हो गया है, जो वेग है वो VA हो गया और VB हो गया, लेकिन दोनों क्या है, बराबर हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो इन्होंने फॉर्मूला दिखाया है ये वाला, ये टकराने से पहले वाला है और ये टकराने के बाद वाला है, दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब है इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो उसको हम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या है, जब कोई बल 1 किलोग्राम वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन को परिभाषित हम यहाँ से कर सकते हैं। अब सेकंड है, संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का हम लिख सकते हैं एसआई मात्रक यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो बल का क्या होता है, यहाँ पे है ये न्यूटन, ये है न्यूटन। तो एसआई मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। गति के तीनों नियम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से गति के तीनों नियम लिखेंगे। पहला वाला नियम आप यहाँ से लिखोगे, जो ये वाला है, दूसरा वाला नियम आप ये लिखोगे, और तीसरा वाला नियम आप ये लिखोगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जड़त्व को परिभाषित की, क्वेश्चन नंबर 4, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला वाला क्या है, पहला वाला है जब कोई जो बॉल को जब कैच करता है प्लेयर, तो हाथ वो नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो वो क्यों खींचता है, जिससे कि बल कम लगे। ठीक है, जो उसका जो टाइम है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि टाइम बढ़ेगा तो क्या है, बल कम लगेगा, उसका मोमेंटम थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए वो चोट नहीं पहुंचाएगा हाथ को। और दूसरा हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। जो पहला वाला है उसका उत्तर आप यहाँ से ऐसे लिखोगे, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक जो फील्डर होते हैं, गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, तो आप पहला एग्जाम्पल यहाँ से लिखेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल आप लिखोगे कि जब 1 मिनट स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल हम ये लिखेंगे कि जब कोई भारी वस्तु को खिसकाना होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, 400 किलोग्राम की ये वस्तु है, कितनी है, 400
किलोग्राम की, 400 किलोग्राम की किसी वस्तु को खिसकाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, जबकि 40 किलोग्राम की वस्तु को खिसकाने के लिए, पत्थर लिख सकते हो आप, पत्थर है यहाँ पे, ठीक है, पत्थर को खिसकाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ये वाला इंसान है, ये परेशान होकर बल लगाएगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है इसको, और ये वाला बहुत हंस के बल लगाएगा क्योंकि इसको इतना ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका क्या है, वस्तु हल्की है और इसकी भारी है। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि जैसे 400 किलोग्राम की पत्थर को खिसकाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, लेकिन 40 किलोग्राम की वस्तु को खिसकाने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि F इक्वल टू क्या है, ma। तो अगर मास किसी चीज का ज्यादा होगा, द्रव्यमान कोई चीज भारी होगी, तो बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व को कहाँ से परिभाषित कर सकते हैं? इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, जड़त्व क्या है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, ठीक है। क्या है जड़त्व? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण है, जो किसी भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कि कोई अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो विरोध करती है गति का, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो विरोध करता है किसका, जो उसका विराम अवस्था का, ठीक है, जो रुकेगा नहीं वो फिर। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।